इतने सारी थ्योरीज देखने के बाद अब प्रश्नावली की शुरुआत कर लेनी चाहिए हमें। प्रश्नावली 13.1 अरिहंत की किताब से हम ये पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ठोस आकृतियों के संयोजन के आयतन और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने होंगे। तो ठोस आकृतियों के संयोजन का मतलब दो आकृतियों को जोड़ लिया जाए। जैसे एक घन है अपने पास, ठीक है, इसी में एक और घन जोड़ दिया जाए तो ये कुछ आकृति दिखाई दे जाएगी। अब ये कैसे हो गया, एक घना बन गया है। और एक गोला है, देखिए ऐसा है कि एक बेलन है, ठीक है, ऐसा बेलन है, उसके ऊपर अर्धगोला चिपका दिया जाए ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो ऐसे में एक ठोस आकृति बन रही है। और एक बेलन है, ठीक है, उसके ऊपर एक शंकु चिपका दिया जाए, या फिर एक शंकु है नीचे ऐसे अर्धगोला चिपका दिया जाए, तो इस प्रकार से संयोजन से जो आकृतियां बनती हैं उन्हीं के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर जो भी हमसे पूछा जाएगा उसके संबंध में हमको जानकारी देनी होगी। तो अब अरिहंत की किताब से जो आपकी प्रश्नावली 13.1 है उसकी शुरुआत करते हैं और चलिए देखते हैं कि इनमें प्रश्न कैसे रहने वाले हैं। पहला प्रश्न हमने लिखा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को, पहले तो समझना है 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला जो घन है वो किस प्रकार से होगा। एक ऐसा घन होगा, ठीक, और ऐसे ही हमको कितने घन लेने हैं, 5 घनों के संलग्न माने होता है पास पास के, ठीक है, ये जो बगल में लगी हुई यही पास पास की, और फलकों को मिलाकर, तो फलक माने होता है सतह, पृष्ठ और या फिर फलक कह लीजिए, इनको मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। 5 को एक साथ मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 लोगों को मिलाया गया है। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा हम कह सकते हैं, चौथा ऐसे बन रहा है, और 5वां कुछ इस प्रकार से बन रहा है। और अगर उनका आकार हम देने का प्रयास करें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ओके, तो ये, और इस पीछे वाले पार्ट को हटा देते हैं ताकि ये क्लियर लगे। तो ये ऐसा कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 ऐसे घन हैं जिनके संलग्न फलकों को मिलाकर के एक घनाभ की शेप बनाई गई है। अब ऐसा जो दिखाई दे रहा है ये पूरा एक घनाभ है, इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि जब भी आपको जो चीज़ पूछी जाए पहले तो उसको ध्यान से समझो कि क्या चीज़ चाहिए हमको। क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फिर ये घनाभ बना तो है, इसमें जो हमको LBH रखना है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये पूरी लेंथ कितनी हो सकती है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, 6 सेंटीमीटर भुजा के घनों को मिला के बनाया गया है। तो ये 6, ये 6, ये 6, सभी 6 हो गए, 6 × 5 = 30। टोटल लेंथ आप कह सकते हो कि 30 हो रही है। ओके, अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई क्या होगी, यही वाला हिस्सा तो चौड़ाई होगी, इधर भी पीछे हो गए जो चौड़ाई होगी, और वो चौड़ाई कितनी होगी। तो 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन था, इसका मतलब ये होता है कि घन की सभी भुजाएं 6 की रही होंगी, तो ये भी 6 का रहेगा। तो हमारी जो चौड़ाई होने वाली है, जो हम B रखना चाहते हैं, वो 6 रखेंगे। साथ ही ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई भी 6 रहने वाली है, यानी 30 6 6 हमको मिल रहा है। अब बात आएगी कि क्या सर इस घन को और कोई इस जो घन है उनको और कोई शेप नहीं दे सकते हैं, क्या एक के ऊपर दूसरा नहीं रख सकते हैं। तो रखने तो रख सकते हैं, अलग अलग प्रकार आपकी वैरायटी बन सकती है, लेकिन एक घनाभ बनना चाहिए ये ज़रूरी है। आप कोई और शेप नहीं, मतलब इन दोनों को 4 लोगों को ऐसे रख कर के 5वां ऐसे रख देंगे तो घनाभ तो नहीं बनेगा, ठीक है। 2 के ऊपर 2 रख करके फिर ऐसे रखेंगे, मतलब कुछ और बनाना चाहें कि 2 लोगों को ऐसे रख दें कि ये इस प्रकार से पढ़ने, 5वां यहाँ पर रख देंगे तो ये घनाभ नहीं बनेगा।
और एक के ऊपर सभी रखते चले जाएंगे तब घनाभ बन जाएगा, लेकिन वो सेम टू सेम यही चीज़ रहेगी। तो अलग अलग तरीक़ों से रखा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट वो घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपको समझना होगा। ठीक, तो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस सिंपल तरीका सोचते हैं कि घनाभ को ऐसे लगा दिया गया, ये शेप बन चुकी है। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ऊंचाई कितनी होगी, 6 ही रहेगी। चौड़ाई कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। तो इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इस प्रश्न को हमको करना कैसे है, हल कैसे शुरू करेंगे भाई? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। हल है, घन की भुजा, घन की भुजा हमें दी गई है, वो है 6 सेंटीमीटर। घनों की संख्या कितनी है, घनों की संख्या हमारे पास है 5 घन। तो आपको ये कर लेना चाहिए कि ये तो चित्र नहीं बनाना है, पर एक घन बना लेना चाहिए ऐसे, जिसके 6 सेंटीमीटर भुजा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 सेंटीमीटर, मतलब सब कुछ 6 है। तो इसको बार बार लिखने की आवश्यकता है। और फिर घनों की संख्या 5 है, उनको मिला दिया, घना बन गया। अब घनों को मिलाकर, घनों को मिलाकर बने घनाभ, घनाभ की क्या क्या लेना चाहते हैं हम लंबाई प्राप्त करना चाहेंगे कि लंबाई L की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमने बताया कि 6 को 5 बार गुणा कर दीजिए, मिल जाएगा। तो 6 5 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। चौड़ाई की बात करेंगे। अब ये ना हो कि भैया लंबाई में 5 से गुणा किए थे 6 में, 6 5 30, तो चौड़ाई भी 30 रखने लगो। आपको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि चौड़ाई यहाँ पे ये कितना चौड़ा हो पा रहा है, कितना पीछे की ओर जा पा रहा है, 6 ही जा रहा है ना, तो आपको 6 सेंटीमीटर ही लेना है, ये नहीं कि 5 से इसमें भी गुणा कराने लगे। ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। लिख लिया। चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं। L की जगह पे अपना 30 गुणते 6 प्लस 6 गुणते 6 प्लस 6 गुणते 30। ये कैसे रख दिया, कुछ नहीं, L है 30 रख दिया, B की जगह देखिए LB यानी इन दोनों का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणते 30 रख लिया, प्लस BH यानी 6 गुणते 6 रख लिया, फिर HL यानी 6 गुणते 30 रख लिया। चीज़ों को आदत पड़ जाएगी। अगर आपको आदत नहीं पड़ी इनको रखने की, मुश्किल होती है तो कोशिश करते रहिए, एक दिन आदत पड़ जाएगी, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तब हार हो जाएगी, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आएगी। ठीक, मुश्किलें भी उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं, जो जीतना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मुश्किलें उन्हें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। भैया एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और मुश्किलें नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब है कि किसी गलत रास्ते पे हो। सही रास्ते पर मुश्किलें मिलती ही मिलती हैं। तो इस रास्ते पे चल रहे हो तो मुश्किलें मिलेंगी। अगर मुश्किलें मिल रही हैं तो उन्हें आसान करने की कोशिश करो। गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा बहुत आसान है। कई लोग गुणा करने के लिए 30 और 6 का भी गुणा करने के लिए ऐसा लिखते हैं, मत करो ना, आसानी से हो जाएगा। 6 तिरिक 18 और 0 लगा दो कि पीछे, हो गया गुणा। 6 छंग 36। और हाँ, इसके बाद अच्छा, अभी तक जिन्होंने ऐसा गुणा किया उनका तो मान लो कि समझ में आता है कि भाई गुणा नहीं आता है। अच्छा, जिन्होंने इसका गुणा करके 180 निकाल लिया और उसके बाद फिर 6 और 30 का गुणा करने के लिए, ठीक है,
6 गुणित 30 ऐसे लिख करके फिर से गुणा करते हैं, वो महाबेवकूफ है। भाई 30 और 6 का गुणा जब 180 मिल गया है तो 6 और 30 का गुणा भी 180 ही होगा। कुछ लोगों को ये छोटी सी बात भी नहीं समझ में आती है, तो उनको ये समझिए आ जाना चाहिए। ओके, तो 2 हो गया, इनका जोड़ते हैं 180, 180 बराबर 360 होता है। 360 में 36 जोड़ लेंगे तो 360 हो गया, उसमें 36 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 396 प्राप्त हुआ है। अब 2 और 396 का क्या करें, गुणा करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, गुणा ही करेंगे। अच्छा, अगर आपको समझ में ना आए डायरेक्ट तो बकायदा इसे 2 से गुणा कर लेना, लिख लेना, और जिनको आता है वो डायरेक्ट करे। 2 छंग 12, 2 9 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, हासिल जोड़ेंगे 19, हासिल करके फिर से 2 3 6 1 7। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जो ये उत्तर मिलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो यही आपका उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। एक ठोस गेंद, मतलब गेंद पूरी भर तो घनाकार बक्से में पूरी तरह समाहित है, जिसका मतलब होता है कि किसी, अच्छा, यदि घनाकार बक्से की लंबाई दी गई है a, ठीक है, किसी नहीं, a माप का कोई घनाकार बक्सा है, ये a माप का है, इसकी सभी भुजाएं a हैं। अब इसमें कोनो गेंद समाहित की जाए, अरे यार गेंद बनेगी नहीं, मुझसे तो नहीं बनने वाली है, कितनी गंदी गेंद बनी हुई है। ठीक है, वाह क्या गेंद बनाई है, शाबाश, अद्भुत गंदगी फैलाई है। खैर, और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कि घनाकार बक्से के सामने वाला हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरी तरह समाहित होने का मतलब जानते हो भाई, कि पूरी तरीके से अंदर घुस गई है और किनारों को छू रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पूरी तरह समाहित होने का मतलब यही होता है कि किनारों को छूना, नीचे भी, ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, यानी तो पूरी तरह समाहित होने का मतलब यही है कि पूरी तरीके से छू रही सभी जगहों को। तो किसका आयतन निकालना है, तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन, मतलब ये कोनों पे थोड़ा सा बच जाएगा ना, यहाँ पे कोने पे, यहाँ 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 8 कोने जो होते हैं उस पर थोड़ी सी जगह बच जाएगी, उन्हीं का आयतन हमको निकालना है। तो कहोगे सर ये ऐसा कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। घन का जो क्षेत्रफल है, घन मतलब घनाकार बक्से का जो आयतन है, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, आयतन है, उसमें से गेंद का आयतन माइनस कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घातें 3 होती है, भुजा की घातें 3, और घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई a दी गई है, वही तो है इसकी भुजा, और उसी की घातें 3 करना है, इतना तो हो गया। और ये जो अपना गोला है, अंदर गेंद डाली गई है, उसका मतलब जो आपने समझा कि ये पूरी तरह समाहित होने का मतलब किनारों को छू रहा है। जब किनारों को वो छू रहा है तो जितना लंबाई आपके घन की इस भुजा का है, उतना ही गोले का क्या होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ओ सही समझा, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो जो घन के भुजा है a, वही गोले का व्यास है a। ठीक, इतना समझ में आया। जब अच्छा इसका व्यास a मिल गया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी a/2, और आयतन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई r3। r की जगह a/2 की घातें 3 रख देंगे, तो घन का आयतन मिल जाएगा a3, जिसमें से इसको घटा देंगे और उत्तर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सारी चीज़ें आपने देख ली, समझ ली, अब लिखना कैसे है। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार
घनाकार बक्से की भुजा, यही लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो मिली है ए। ठीक, और इसमें पूरी तरह समाहित, ठीक, बक्से में पूरी तरह समाहित गेंद गेंद का व्यास, वो क्या हो जाएगा, वो भी ए होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे तब, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घनाकार बक्से की भुजा ए हो गई, तब बक्से में पूरी तरह समाहित गेंद का व्यास ए हो जाएगा, और यहाँ पे गेंद की त्रिज्या वो हो जाएगी a/2, उसी का आधा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन, वो लिखना है ना, तो यही निकालना है, तो यही लिखेंगे घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन बराबर बक्से का आयतन, घन का नहीं, बक्से का आयतन माइनस गेंद का आयतन, तो एक बार सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पे भुजा की घाते 3 होता है, माइनस गेंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो भुजा है अपनी a, इसकी घाते 3 माइनस 4/3, पाई का मान ना रखे या रख दें, मतलब रखें ना रखें क्या करें, रख देते हैं या फिर रहने देते हैं, ना रखो, बहुत अच्छी बात है। इसका मान कितना मिला, r का, अच्छा त्रिज्या तो r थी, यहाँ पे r लिखो ना, a/2 रखो, घाते 3 कर लो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये a की घाते 3 ही रहने दो, माइनस ये 4/3 ही रहने दो, पाई के मान ऐसे ही रहने दो, a की घाते 3 कर दो भैया, और 2 की घाते 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लो। सभी के बीच में हो रहा है गुणा, 4 से 1 कट जाएगा, 2 मिल जाएगा, मिल गया। ठीक, अब क्या करो कि a क्यूब बचा है, माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6, a² पाई, a क्यूब पाई बटा 6 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ले लो कॉमन, क्या कॉमन लोगे भैया, a की घाते 3 दिखाई दे रहा है कॉमन, ये बटे में 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन लेने के बजाय हम कह सकते हैं कि 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। ठीक, तो 6 से ऐसे गुणा कर दिया, 6 गुणते 1/6 ऐसे गुणा कर दिया है। ये a क्यूब माइनस a क्यूब पाई बटे 6 है। ऐसे ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब हमने गुणा इसलिए कराया ताकि 6 अंदर जब जाके गुणा करे तो इसके साथ लग जाए, और इसके साथ जब लगेगा 6 कट जाएगा। यही समझाने के लिए वहाँ पे गुणा किया है। तो ये 1/6 रखो और 6 से अंदर गुणा कराओ, तो यहाँ पे 6 a क्यूब पा जाओगे, और माइनस यहाँ पे 6 गुणते a क्यूब पाई बटे 6 है, इस 6 से 6 को काट दो, और यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लो, a क्यूब कॉमन ले लिया, बटे में 6 है, यहाँ पे 6 बचेगा, a क्यूब तो निकाल चुके हैं, माइनस बचा है, a क्यूब निकाल चुके हैं, पाई बचा है, और बटे 6 वाला तो कट ही गया। अब ऐसा भाई देखो, कई लोगों को समझ में नहीं आता, हम आसानी से कॉमन ले सकते थे, वैसे भी कॉमन लेते आ जाता, पर ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ से 6 हटाएं कैसे और यहाँ पे 6 लाएं कैसे, क्योंकि उत्तर में तो यही दिया है। तो बात को समझो, 2 तरीके हैं इस बात को समझने के। बात का तरीका ये है कि हमने a क्यूब डायरेक्टली कॉमन लिया, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। a क्यूब यहाँ से डायरेक्टली कॉमन लिया तो ऐसे निकल आया, तो बचता है यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे पाई बटे 6। अब ये पाई बटे 6 पसंद नहीं आ रहा है, हम ये 6 नीचे से भी कॉमन लेंगे, नीचे से कॉमन लेंगे तो ऐसे निकल आएगा यहाँ से, पर इसके पास तो बटे में 6 है नहीं, तो ये कहाँ से देगा, तो इसमें ऊपर 6 से गुणा हो जाएगा। नीचे से निकालेंगे जो गिनती ऊपर गुणा हो जाती है, नीचे से जो गिनती निकालते हैं ऊपर गुणा हो जाती है।
इसके पास कुछ नहीं था नीचे, तो ऊपर 6 लग गया। तो इस प्रकार से ये उत्तर मिल जाएगा, इससे डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनको समझाने के लिए बताया कि 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ताकि ये जब 6 अंदर गुणा हो या फिर अंदर गुणा करना 6 क्या है, और अच्छा समझा देते हैं और अच्छी चीज़ें लेते हैं। चलो ठीक है, क्लियर करते हैं यहाँ पे बात को, इस चीज़ को दोहराते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। नहीं भाई, मुश्किल कह लिए किया जाए, आसान करते हैं। 6/6 से गुणा कह लिए कर रहे हैं ताकि हमको ये 6 हटाना है। गुणा करो, गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 6 और x क्यूब नहीं सॉरी a क्यूब है, a क्यूब बटे 6 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 से गुणा करा रहे हैं, बटे 6 से भी गुणा करा रहे हैं, और a क्यूब पाई बटे 6 है, ऐसे हो रहा है। इस 6 से ये वाला 6 कट जा रहा है, ठीक है भाई, ध्यान से समझे। यहाँ पे गुणा कराया तो ऐसे मिल गया, यहाँ से गुणा कराया तो ऐसे मिल गया, अंदर गुणा कराया इसमें तो ऐसे 6 कट गया। अब बटे 6 कॉमन हो रहा है ना, अब 6 निकल रहा है और a क्यूब भी निकल रहा है, 6 भी निकल रहा है, a क्यूब भी निकल रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर वाला 6 बच जा रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस पाई बच रहा है। ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, बस उत्तर वही आएगा। पर हाँ, बहुत ज़्यादा गलती मत करना, नहीं तो दिक्कत तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है, जैसा एग्जैक्टली आना चाहिए वही किया जा सकता है। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये बटे में 6 अगर ऐसे छोड़ देते तो क्या गलत हो जाता, मतलब ये ऐसा गुणा भाग ना कराते, हाँ इसको हटा देते हैं, एक बार को कह देते हैं कि भाई ऐसे पड़ा है आपके पास उत्तर ऐसा है, इसमें से a क्यूब दिखाई दे रहा है, हमने निकाल लिया, और 1 माइनस पाई/6 कर देते, इतना ही छोड़ देते तो क्या गलत हो जाता, बिल्कुल नहीं, ये भी सही उत्तर है। लेकिन ऐसा किया ही क्यों गया, ताकि ये जो बटे वाला है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे 1 माइनस पाई/6 ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मानक रूप नहीं है, ऐसा मानक रूप आप कह सकते नहीं है। तो यहाँ से कॉमन होकर बाहर ही निकल जाए तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस वजह से यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। a क्यूब तो ऊपर है ही, 6 नीचे आके बाहर हो गया, अब इसके पास तो 6 नीचे था नहीं, तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 6 बन जाएगा, 6 कम 6 और माइनस इसमें से था ये तो दे दिया, पाई हो गया। ऐसे हो जाती है बातें। तो इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, कुछ पल्ले ना पढ़ पाया होगा तो 3 तरीके हमको समझा दिए हैं हमने लगभग, तो आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीके से कर ले। लेकिन आप बस इतना याद रखें कि जब 6 कॉमन लिया जा रहा है, इसके पास कुछ देने को नहीं है, तो इसके पास गुणा हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और अगर याद ना भी रहे तो कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर केस में एक आध बार मिलता है इसको करने के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को छोड़ भी देंगे तो कोनो बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी, ठीक। आपको हमने बताया कि इतना भी करके छोड़ दो, a क्यूब को अकेले कॉमन लेकर छोड़ दो तो उतना ही पर्याप्त है, ठीक। तो जिन लोगों को मैथ ज़्यादा आती है वो ऐसा कर पाएंगे, जिनको कम आती है वो इसमें से केवल a क्यूब कॉमन लेकर के उतना छोड़ देंगे, या इनको जिनको और भी कम आती है वो इतना ही छोड़ देंगे, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही आंसर आपका सेटिस्फाइंग है। और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर काट करके आपको दे दिया जाएगा 3 नंबर, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप उस लायक काम कर रहे हैं, मतलब इतना भी खराब नहीं है भाई, ठीक है, इतना ठीक है, सब चलता है, इतना तो काटा ही जाएगा, क्योंकि स्मार्ट होना ज़रूरी है, इन बातों को समझना ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। एक घन का किनारा 4.2 सेंटीमीटर का है, इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत आसान है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है, शुरू में हमको भी लगता था कि भाई क्या हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक कदम ध्यान से चलते जाते हैं और काम बनता जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक घन की बात की जा रही है। तो हमने पहले चित्र बनाया, एक घन कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये गंदी सी आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो पीछे वाला एरिया भी बना देते हैं, हाँ, जो दिखाई नहीं देता है सामने से देखने पर। अब इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु, अच्छा कई लोग तो लंबवृत्तीय में, अच्छा ये तो बिंदी लगा है और आधा माँ भी लिखा है, गलत है,
या तो बिंदी रहेगी या तो अधमा रहेगा। तो लंबवृत्तीय शंकु, तो लंबवृत्ती में कई लोग अटक जाते हैं, ये लंबवृत्ती क्या होता है सर? शंकु तो जानते हो ना, बस वही लंबवृत्तीय शंकु है, इतना से समझना। तो इसमें शंकु हमको काटना है। अब देखो ऊपर वाला एक बिंदु रख लेते हैं, नीचे वाला चौकड़ी मतलब एक वृत्त खिंचा लेते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, समझे? ओ ऐसा कौन काटता है भाई त्रिभुज शंकु? ऐसा बहुत प्यार से तिरछा से मतलब सिंपल से के अंदर से काट दिया, ठीक। तो एक शंकु जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, उससे इस पूरे घन को काट करके इसको बनाना है, इसे निकालना है, ठीक। तो ये जो शंकु बनेगा मैक्सिमम इसकी हाइट इसके बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना फैल सकता है उतना फैला लेना चाहिए, ठीक है। छोटा नहीं है एकदम, ऐसा नहीं कि भुजनी भर कर छोटा सा बना दियो, जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना अधिकतम पहुंचा। तो घन काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े का मतलब यही होता है। कह दो कि सर ऊपर वाला बढ़ा दे, नहीं बढ़ा दोगे तो शंकु नहीं रह जाएगा ना भाई, शंकु नहीं रह जाएगा तो छिन्नक बन जाएगा। हमको ऊपर एक तो टॉप बिंदु पे ही मिलाना है। अच्छा कहोगे सर थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, यहाँ इस कोने से मिला देते हैं, तब क्या हो जाएगी अच्छा शंकु बन जाएगा। मतलब कि क्या है कि थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले गए, नहीं हो सकता, उतना नहीं करना है, वैसा कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा ना। शंकु नहीं तब रह जाएगा, शंकु की आकृति बदल जाएगी, वो शंकु नहीं रह जाता है। तो जो शंकु काटा जा सकता है वो ऐसा ही काटा जा सकता है जैसा हमने चित्र बनाया है? मतलब हमने जो कह दिया वही सही है, हाँ मतलब सही है, इतना ही। अब घन की भुजाएं कितनी है? 4.2 है। अब देखो भाई जितन घन की भुजा 4.2 मतलब ये वाली लेंथ है 4.2, ये वाली और ये वाली भी 4.2। जितना ऊंचा घन है उतना ही ऊंचा तो शंकु होगा, यानी जितनी ऊंचाई घन की है उतनी ही ऊंचाई शंकु की होगी, यानी इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 4.2 कह सकते हो, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद जितना इसकी ये लंबाई है उतना ही इसका व्यास होगा, ठीक। व्यास ही तो होगा भैया, त्रिज्या मत कह देना, इससे इसकी दूरी को त्रिज्या मत कह देना, व्यास होगा, इतना ही इसका व्यास होगा, बिल्कुल सही। तो अब आपको चाहिए क्या? शंकु का आयतन ही तो निकालना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है। पाई की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एच की वैल्यू तो हमको पता चल गई है। इतना ही तो चाहिए ना हमें, कोई भी प्रश्न हल करने के लिए बस इतना ही तो चाहिए, तो ये हो गया हल। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर ये गंदा सा चित्र जो आपने बना दिया है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम कैसे बनाएं? मत बनाओ, इमेजिन करो, सोचो। अच्छा लेकिन सर जब तक बनाएंगे नहीं तब तो सोच कहाँ पाओगे आप लोग, ये भी बात होती है ना। तो कोशिश करो ना भैया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और बिना ऐसे नदियाँ पार नहीं होती है। तो जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक होगा कैसे? तो अच्छा मक्खी आके बैठ गई है, शंकु का संकेत वो भी कर रही है, देखो पढ़ा रही है ना वो। ए हटो यहाँ से। हाँ भाई बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कि घन की भुजा, सवाल तो ऐसे ही की जाएगी ना, घन की भुजा लिखी जाएगी। अच्छा भुजा ए बराबर लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, चाहे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, और मैं आपसे कहूँगा कि वो निकाल कर दिखाएं, कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर इतना आया है। और हाँ कमेंट करते वक्त लिख देना भैया इस क्वेश्चन का आंसर, इतना आंसर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात बढ़ाते हैं कि घन की भुजा हो गई इतना, तब लिखेंगे घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का, घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े, यहाँ से लिख लेते हैं, लंबवृत्तीय शंकु। अब हम आयतन नहीं लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई या फिर शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास पहले तो लिखना है ना भैया, व्यास ही तो लिखना है। तो क्या हो जाएगा वो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, हमने बताया भी था कि कैसे हमने निकाला। अब आधार की त्रिज्या निकाल लो, आधार की
जो त्रिज्या है वो निकाल लो। त्रिज्या कहाँ से मिलेगी? बहुत ही सिंपल है, इसी व्यास का तो आधा होती है ना, 4.2/2 कर दो। जितना व्यास है उसी का आधा होती है, जितना व्यास है उसी का आधा होती है त्रिज्या। 2 से काट दो भैया, 2 एक कम नहीं, 2 2 नहीं है 4, 2 एक कम 2, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई जो है वो h बराबर कितनी होने वाली है? वो 4.2 सेंटीमीटर ही होने वाली है। बस इतना सा हो गया। अब आयतन आ जाओ, अब आयतन पे आ जाओ, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कुछ लोग कहेंगे सर फार्मूला ही याद नहीं होता, ये आपने तो पता नहीं कैसे रट रखा है, इतना जल्दी से हो जाता है, लिख लेते हैं सभी चीज़ों का। तो भैया हमने याद हो कुछ नहीं किया, आपने जितना भी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया वो सारी चीज़ें क्या है किताब में लिखी हुई थी, वही से हमने छाप दी। और ठीक है, आपको याद नहीं होता उन सारी चीज़ों को जो हमने पहले बताया, जैसे जैसे लिस्ट बनाए वैसे वैसे पेज में उतार कर रख लो। जब भी सवाल करने बैठो सामने रखो। ओके, कहोगे सर नकल नहीं हो जाएगा, तो जब तक नकल नहीं करोगे तब तक अकल कहाँ आएगी? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नकल करने के लिए अकल चाहिए। अकल तभी आएगी जब नकल कर पाओगे ना। तो ट्राई करो, ट्राई करने से भी तो अकल आती है ना, नकल करने। तो ऐसा कोशिश करो। और हाँ, ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप सभी फार्मूलों को एक पेज में लिख करके अपने सामने रखें, फिर उस पेज को किसी दूसरे को दे दें, फिर से अपने पेज में लिखें आप उन्हीं फार्मूले को, फिर किसी दूसरे को दे दें, फिर लिखें, फिर दूसरे को दे दें। ऐसा 4-5 बार लिख करके देने से क्या हो जाएगा, एक तो आपकी रिपीटेशन बन जाएगी क्लास में, ठीक है, रेपुटेशन बन जाएगी। लोग आपसे कहेंगे यार फार्मूला लिख लिख के हमको देता है, कितना अच्छा लड़का है। और दूसरा, आप बार बार कोई फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका है का अप्लाई करना भाई, मज़ा आएगा। फार्मूला लिख लिख के दूसरों को पकड़ा दो, मज़ा आएगा। आगे 1/3 पाई का मान रख दे 22/7 और r का मान कितना है? ये निकला था 2.1। घाते 2 लगाओ, गुणते h का मान 4.2 है, रख दो। 7×42 कट रहा है। कुछ लोगों के लिए दशमलव एक लफड़े वाला काम है, पर उसको भी निपटाते हैं। और देखते हैं, पहले बात तो 1 लिख ले, गुणते ये 22 लिख ले, गुणते इसको लिख दे 2.1, गुणते 2.1, गुणते 4.2 बट्टे 3 और 7 का गुणा, 3 गुणते 7। अब दशमलव निपटाते हैं, गुणते 1 लगाओ, ठीक है, गुणते 1 लगाओ, ऊपर से दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद एक अंक से 1 0 लगाओ, हट गया, 1 अंक है, यहाँ से दशमलव हटाओ, 0 बढ़ गया, यहाँ से 0 ऐसे बढ़ गया। समझ में आ रही बात? यही करना, आसान तरीका बता रहे। अच्छा, 7 तिरिक 21, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म हो गया। 1000 से 2 से ही काटने मत लगना, नहीं काम मुश्किल कर दोगे। आसान काम करना है ना, मुश्किल मत बढ़ाओ, इसको 1000 से पड़ा रहने दो। अभी आपके पास है ऊपर 22, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 21 बचा है, और ये क्या है बचा? 4.2 बटे कितना है? 1000 है। ऊपर वाले गिनतियों का गुणा कराना है। ओ 4.2 क्यों लिख दिया? दशमलव तो हटाया था हमने। ऊपर वाली गिनतियों का हमको गुणा कराना है, सभी का गुणा कराओ, ठीक। चलो कराते हैं। 22 गुणते 21 करते हैं। 21 का पहाड़ा पढ़ो। 21 दुनैया 42 का 2 हासिल लागे 4, 21 दुनैया 42, 42 4 46, ठीक, खत्म हो गई बात। अच्छा, इन दोनों का गुणा हो गया, फिर 42 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 42 का गुणा, इसी में करना है। अच्छा, 42 का पहाड़ा अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मत करो भैया। 2 दुनैया 4 करो, 2 छंग 12, 2 हासिल लगे, 2 चौकी 8 है, 9 कर लो, 4 दुनैया 8 हो गया, 4 छंग 24 हासिल लगे, 2 4 चौक 16, 2 18। समझ में आ रही बात? ये 4 उतार लो, 8 2 10 के 0 हासिल लगे 1, 9 4 13 1 14 हासिल लगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा। इतना मिल गया। इसीलिए गुणा भाग सिखाया जाता है कक्षा 1 और 2 में। सारी चीज़ें याद रखा करो। अच्छा, कहाँ लिखें? यहीं मिटाते हैं, यहीं पे लिखेंगे भाई, और कहाँ लिखेंगे? तो यूँ है कि 19404 मिला है बटे अपना 1000 है।
तो क्या सर अब काटेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं काटेंगे। क्या 0 से 0 काट दें? कुछ नहीं करना है। 1000 से भाग करें, 1000 का पहाड़ा भी तो नहीं आता, वो भी मत करो। सिंपल सा लॉजिक है, कक्षा 5 में भी पढ़ाया गया है, बहुत पहले से ही शुरू कर दिया जाता है। 1000 से 10 से 100 से गुणा करना और भाग करना है। तो 100 से जब 1000 से जब भाग करना है तो इसमें 1 2 3 0 है, यहाँ पे 1 2 3 गिनती गिनने के बाद दशमलव लगा दो, यानी 19.404 उत्तर मिल गया। तो शंकु का जो आयतन निकालना था सेंटीमीटर क्यूब में, यही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको ये लिख दिया गया हो 19.40, कोई दिक्कत नहीं, ये दशमलव वाला जो 4 है वो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? ठीक सही जा रहा है, ये 0 भी हटा दिया गया है, 19.4 कह दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। सर ये दशमलव के बाद वाली गिनतियाँ गायब क्यों कर दी गई हैं? क्या इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ में लगभग भी लिखा गया है। तो बात ये बता दें कि दशमलव के बाद वाली ये जो गिनतियाँ हैं उनको हटाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप एक दवाई लेने गए हैं और दवाई के ऊपर, या फिर टॉफ़ी लेने गए हैं, टॉफ़ी के ऊपर तो अक्सर 1 रुपये मतलब सीधे सीधे लेते हैं, लेकिन दवाई के जो दाम होते हैं उसमें दशमलव में भी गिनतियाँ दिखाई देती हैं। 19.404 पैसा है, मतलब ऐसा कुछ है, तो 19 रुपया सोझे सोझे हो जाता है। और ये जो 0 दशमलव के बाद 404 जो लिखा गया है ये पैसे वाली काउंटिंग है। ठीक है, 404 जो 404 पैसा नहीं, 100 पैसा बराबर 1 रुपया हो जाता है, ये 40 पैसा और उससे भी छोटा ये हिस्सा है। ठीक है, उससे भी छोटा अमाउंट है, तो ये 40 पैसा है। अब क्या है, 19 रुपया 40 पैसा, या तो दुकानदार आपको 19 रुपये में दे देगा दवाई, या फिर 20 रुपये ले लेगा। ठीक, 20 रुपये ले लेगा, बढ़ा के ले लेगा अपनी मर्जी के साथ में। तो वो बढ़ाता कब है? जब यही प्राइस 40 के बजाय 80 होता है, 80 पैसे के करीब होता है, तो वो 20 मतलब 50 या 50 से ऊपर हुआ तो 20 लेने के उसके मतलब पूरा मन हो जाता, मतलब अधिकार हो जाता है, वो ले सकता है। ठीक है, क्योंकि 19.5 रुपया हो गया है, 19.50 का मतलब क्या, 19.5 रुपया हो गया। अब वो 19.5 को 20 भी मान करके चल सकता है, या फिर 19 में भी दे सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकता है। तो कुछ लोग इसे गायब कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसको जोड़ लेते हैं, 20 कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव वाली गिनती भी जोड़ ली जाती हैं कभी कभी हिसाब दाम में। लेकिन जब आपको कैलकुलेट करना होता है तो क्या आप 40 पैसों को गिनते हैं? कहते हैं सर 40 पैसा कौन गिनेगा, कौन भाई, कहाँ अब चलता है इसको, कहाँ 19 रुपये काउंटिंग करके बस बात ख़त्म कर लेते हो ना। तो वही बात है, तो दशमलव के पहले जो 19 लिखा है उसकी वैल्यू है, और इसके बाद जो 40 पैसा लिखा है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि है पर उतनी ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है आपके सामान कैलकुलेशन पर। ठीक, तो सामान्य भाव से चलते हैं तो यही लगभग में लिख दिया जाता है इतना, ये लगभग में हो गया इतना। ये 4 जो है बहुत छोटा अमाउंट है, ये वाला 4 तो थोड़ा बड़ा अमाउंट है, ये वाला जो 4 पहुँचा है दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे, वो बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट है। ठीक है, 1 रुपये का 1000वां भाग है। ठीक है, तो वो वाला हिस्सा जो है बहुत छोटा है, इसलिए उसको नेगलेक्ट ही कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसको हटाते वक्त यहाँ पे 1 बढ़ा देते, 1 जोड़ देते, और फिर इसको हटाते वक्त इसको तो ऐसे ही हटा, मतलब जब 1 आ जाए, हमेशा दशमलव के आखिर में जो गिनतियां होती हैं उनको बारी बारी से जब हटाया जाता है तो इसमें ये थ्योरी अपनाई जाती है कि अगर वो गिनती 5 या 5 से बड़ी है तो उसको हटाते के वक्त उसके पहले वाली गिनती में 1 जोड़ दिया जाएगा, और अगर छोटी है 5 से छोटी है तो नहीं जोड़ा जाएगा, यानी 4 को हटाया, हमने 0 को 0 ही रहने दिया। अगर यहीं पे 5 होता तो हम इसको 1 लिख देते हैं। अच्छा, जब इसको हटाने की बारी आई तब यहाँ पे भी यही देखा जाता है कि अगर ये 5 या 5 से बड़ी होती है तब इसको इसमें 1 जोड़ा जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही हटा दिया जाएगा। तो ये 0 ऐसे अपने आप हट गया, ये मिल गया। तो ये दशमलव वाला ज्ञान है, आपको ये फिजिक्स में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है, जब आपको सार्थक अंक पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी आप इसका ऐसे प्रयोग कर रहे हैं तो ये होता रहता है। कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कुछ कर नहीं पाते, मतलब कहते हैं कि सर ये देखें ये 4 के बजाय मेरा 3 आया है। तो भाई
ज़्यादा परेशान ना हो, 19 महत्वपूर्ण है, ना कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, दशमलव के पहले वाली गिनतियों में थोड़ा बहुत अगर अंतर 1-2 का अंतर होता है तब पर भी चल जाता है। ठीक, उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों, चौथे प्रश्न में पहुंच चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। एक वृत्ताकार बेलन से जिसका व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, के अंदर की ओर से ओर काटकर एक शंकु के आकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो ठोस के शेष भाग का आयतन हमको ज्ञात करना है। आपको समझना चाहिए इस प्रश्न में कि जो हमारा बेलन है वो इस प्रकार का है, फिर इसमें जो गड्ढा करना है हमें वो कैसा होना चाहिए, ऊपर से कर ले या फिर नीचे से कर ले, गड्ढा ही तो करना है। तो गड्ढा कर लेते हैं। भाई बात यूँ है कि जितनी ऊंचाई इस शंकु के आकार का गड्ढा करना है, जितनी ऊंचाई शंकु की है उतनी ही बेलन की है और आधार की त्रिज्या भी सेम है, यानी कि पूरा किनारे से लेकर गड्ढा करना होगा। ये मिडिल पॉइंट लेते हैं और ये इस प्रकार का गड्ढा कह सकते हैं कि किया गया है। जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई को ले लेते हैं, ये जो ऊंचाई है वो भी बराबर है। तो इस प्रकार का आपको अंदर से खोखला किया गया है। तो जो बाकी बच जाता है ये वाला एरिया सर्कुलर शेप में रहेगा पूरा, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इस ठोस का आयतन कैसे करेंगे कि बेलन के आयतन से शंकु के आयतन को माइनस कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम करना है कि बेलन के आयतन से शंकु के आयतन को घटा दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए, हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेलन से। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास, क्योंकि हमको व्यास दिया गया है तो हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर उसकी ऊंचाई दी गई, लेकिन ऊंचाई से पहले अगर हम त्रिज्या लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो त्रिज्या निकालते हैं जो कि 10/2 करके ये 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और फिर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई और ऊंचाई बराबर हो जाएगी कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या r लेना है, ऊंचाई h रखनी है, व्यास d हो गया है। और जो शंकु बना है उसकी बात कर लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसके r बराबर भी रहेगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये h बराबर रहेगा कितना, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको निकालना है ठोस के शेष भाग का आयतन, वो देख लेते हैं। क्या लिखना चाहिए, ठोस के शेष भाग का आयतन, ये मिलेगा कैसे, आयतन। और अगर यहाँ पे ध्यान दे तो बस ऐसे ही लिखना है कि बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। समझ में आ रही बात। बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा दिया। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है πr² h। ठीक है, πr² h। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr² h। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखें, चूंकि त्रिज्याएं बराबर हैं तो बड़े आराम से इसका घटाना कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब वैल्यू रखने से पहले ये घटा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बटे में 1 लगा लीजिए, एलसीएम तो अपना क्या हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि πr² h कॉमन हो रहा है, πr, इसको पीछे लिखते हैं, इधर कॉमन लेके पीछे लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 - 1/3 हो जाएगा और ये πr² h कहलाएगा।
3 एक नम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा कह दीजिए। ऐसा कहने के बाद अब बस चीज़ों को रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। देखिए 2/3 रखेंगे और पाई का मान हमको 3.14 लेने को इस प्रश्न में कहा गया, तो वही लेंगे। 3.14 गुणते आर स्क्वायर, आर तो हमारा यहाँ पे 5 ही था, दोनों जगह 5 स्क्वायर गुणते ऊंचाई है 12, 12 ही रहेगा। अच्छा 3 से घट रहा है 12, काट दीजिए, 3 चौके 12 मिल गया है। और यहाँ पे 2 गुणते 3.14 गुणते 5 की घाते 2 बराबर 25 लिख देते हैं सीधा, और गुणते 4 हो गया। अब इसका गुणा करना आसान तरीके देखिएगा। देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 2 से गुणा कराना इसमें आसान है। अच्छा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 चौके 8, 2 एकन्ना 2, 2 तिहाई 6, 2 अंकों पे दशमलव है, लगा दीजिए, लग गया। 25 चौके 100, कितना 100, 100 से इसमें गुणा कराना बहुत आसान काम होता है। बस 2 to 0 दिखाई दे रहा है, 2 अंकों से दशमलव खसका के लगा दीजिए, यानी यहाँ से दशमलव हट जाएगा और इतना मिल जाएगा 628। दशमलव यहाँ पे खसक के यहाँ पे लगेगा, लेकिन अब लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पीछे कोई अंक है नहीं। तो 628 मिल गया, और हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा जो ठोस का शेष भाग है उसका आयतन। तो आसान तरीका है ये प्रश्नों को करने का। तो दोस्तों पांचवा जो प्रश्न है आइए देखते हैं। कहा गया है कि एक पात्र जो कि बेलन के ऊपर उसी त्रिज्या के बराबर अर्धगोला आरोपित करके बनाया गया है। मतलब एक बेलनाकार बर्तन है ऐसा कुछ, और इसी के ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया गया, यानी रख दिया गया है। तो ये गोला रख दिया गया है, अर्धगोला रख दिया गया है। अब यदि बेलन के भीतरी ऊंचाई, ये बेलन की जो भीतरी ऊंचाई है वो 7 है, केवल इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। बेलन की भीतरी त्रिज्या 3.5, ये जो त्रिज्या है 3.5 है, तो जो इसकी त्रिज्या है वही आपके अर्धगोले की त्रिज्या होगी 3.5। ठीक, तो पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखें। देखिए भाई, ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ, साथ में इसके आधार की जो आधार है उसका क्षेत्रफल, साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये जो वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, ये रहना चाहिए। ठीक, तो इतना सारा चीज़ें, तो 3 प्रकार के पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इधर वाला वक्र पृष्ठ, एक इधर वाला एक वक्र पृष्ठ, एक इधर वाला समतल पृष्ठ। इन तीनों का योगफल ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी होती है इस प्रश्न में, और कुछ रहता नहीं है, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, कुछ करना विशेष है नहीं। चले बेलन का शुरुआत करते हैं। तो जो बेलन की त्रिज्या है वो लिख लेते हैं, कितनी है 3.5 मीटर है, और ऊंचाई दी गई है, क्या है ऊंचाई, वो क्या है 7 मीटर है। और अगर बात कर ले अर्धगोले की, तो वहाँ पे बात कर लेते हैं अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं, कितना है भैया, वो भी 3.5 मीटर होगी। और अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ लिख लेते हैं कि संपूर्ण पात्र का या फिर बर्तन का, पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये होगा, प्लस बेलन का आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे प्रयोग करनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस आधार का क्षेत्रफल πr² प्लस यहाँ पे क्या होता है 2πr² होता है, 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है। चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। 2 रखेंगे, पाई के मान 22/7 रख दिया। आर का मान कितना है
3.5 रख दिया, प्लस पाई का मान 22/7 रखिए, आर का मान कितना है 3.5। अच्छा यहाँ पे भी h लिखना तो बाकी रह गया था, सॉरी। ऊंचाई क्या है 7 गुणते 7 प्लस पाई का मान 22/7 गुणते आर का मान 3.5 का स्क्वायर, 3.5 गुणते 3.5 रखते हैं, या फिर एक बार को इसको जोड़ लेते, डायरेक्ट करते तो ज़्यादा आसान रहता। रुक जाओ, आसान करते हैं। 2 पाई आर एच रहने देते हैं, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया जाए, या फिर नहीं कॉमन लेते हैं, अब रख ही देते हैं, 22/7 रख देते हैं, 3.5 रख देते हैं, और ये h का मान 7 प्लस 3 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते 3.5 गुणते 3.5। एक 7 से 7 कट रहा है, यहाँ पे 7×5 = 35, 0.5 मिलेगा। भाग अच्छे से देना, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है भाग अच्छे से देना। अब इसका गुणा कराते हैं, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना मिल जाएगा 7, और 22 से गुणा कराते हैं। 7 दूनी 14, 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14, 4 1 15, तो यहाँ पे मिल गया 154, प्लस इधर वाले गुणा कराते हैं तो क्या मिलेगा, इसका गुणा इसके साथ करा देते हैं, 22 गुणते 0.5 करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक पे दशमलव 11 मिल गया है। इसका गुणा कराते हैं, 3×5 = 15, 5 हासिल लगे 1, 3 × 3 = 9, 10, तो 10.5 आ गया, और 11 है, 11 से गुणा कराते हैं, 11×5 = 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 जीरो कराएंगे 0 मिल जाएगा, फिर वहाँ पे 5 आएगा, 11 × 11, तो यहाँ पे मिल गया इतना, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 115.5 मिल जाएगा। इन दोनों का योगफल 5 4 9, दशमलव के पीछे उधर 5 रहेगा, 1 और 5 6, 1 और 1 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमारे इस पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।